हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बी के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर प्रदीप्ति। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। वहां पे आप जाकर के उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस पर आप क्लिक कर करके पार्ट 1 उसका देख सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रदीप्ति के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी। और बहुत डीपली मैंने उसमें बताया हुआ है कि इल्यूजन होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य होती है हमारी वो क्या होती है। तो आज देखिए उसी का ही चैप्टर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का ही पार्ट 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रदीप्ति के प्रदीप्ति कारकों के बारे में। देखिए प्रदीप्ति जो होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। कोई भी चीज है बिना कारण से पृथ्वी के ऊपर नहीं होती। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका कारण जरूर होता है और वो किसी ना किसी कारक पर निर्भर भी करती है। ठीक है, अगर वो कारक सही है तो वो अच्छी है, खराब भी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रदीप्ति कारक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है, देखिए प्रदीप्ति का मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, जो प्रकाश मुझे प्राप्त हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रदीप्ति पहला है स्थान ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, जो स्थान है और जो ऊंचाई है उसके अनुपात पर निर्भर करती है। दूसरा है उसका उपयोगिता गुणांक। ठीक है, क्या है उपयोगिता गुणांक। तीसरा है अवपात गुणांक। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं स्थान और ऊंचाई के अनुपात पे। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स्थान ऊंचाई कुल मिलाकर जो प्रदीप्ति होती है, ठीक है, जो इल्यूमिनेशन होता है उसको अगर हमें अच्छे से प्राप्त करना है तो हमें, जैसे मान के चलिए कोई कमरा है उस पे मुझे बल्ब लगाना है। अब मुझे ज्यादा प्रकाश चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा नीचे लगाऊंगा। ठीक है, या 2 बल्बों को पास में लगाऊंगा। ठीक है, जो और ज्यादा उजाला मुझे चाहिए है तो 2 बल्बों को मैं पास में लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई क्या हो गई, उस बल्ब को कितनी नीचे मुझे लगाना है छत से, जो फर्श है मेरा, या जहां पर मुझे कार्य करना है बैठ करके उससे कितनी नीचे लगाऊं। और अगर ज्यादा आवश्यकता है मुझे बल्ब की तो 2 बल्बों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्थान यानी कि किस स्थान पर 2 बल्ब वो लगना चाहिए और ऊंचाई कितनी हाइट पर लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम घरों की वायरिंग्स या कहीं पर भी हम अगर बल्ब लगाते हैं तो कुल मिलाकर जो कार्य करने का जो स्थान है हमारा वो, और जो 2 बल्बों के बीच की दूरी है उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। स्थान और ऊंचाई का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई बड़ा बड़ा हॉल है, ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल का हॉल है, बड़ा हॉल है, ठीक है, 20 बाय 20 का एक हॉल है। तो उसमें आप एक बल्ब लगा दीजिए तो आपको प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, जैसे जैसे क्या होता है ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इल्यूमिनेशन या जो प्रदीप्ति तीव्रता होती है, जो ज्योति तीव्रता होती है उसकी जो दर होती है या उसकी तीव्रता घटती जाती है, उस इल्यूमिनेशन की तीव्रता घटती जाती है। इसीलिए जैसे बड़े अगर क्षेत्रफल कोई 20 बाय 20 या 400 स्क्वायर फीट या 40 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट का एक कोई बड़ा सा हॉल है तो उसमें क्या होता है, हमें एक से अधिक बल्ब या ट्यूबलाइट्स लगाना होता है ताकि हमें अच्छा प्रकाश या अच्छा इल्यूमिनेशन प्राप्त हो सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको स्थान और ऊंचाई की, जिसमें क्या होगा 2 बल्बों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होगी उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा। और जो भी यहाँ पर सरफेस है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये सरफेस है, इस सरफेस से कितनी हाइट पर मुझे वो बल्ब लगाना है उसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये होता है हमारा स्थान और ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं उपयोगिता गुणांक। देखिए उपयोगिता गुणांक का मतलब ये है कि मान के चलिए कोई एक कमरा है, ठीक है, मान के चलिए कोई एक कमरा है उसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब के द्वारा मुझे प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस बल्ब के द्वारा मुझे क्या हो रहा है, प्रकाश प्राप्त हो रहा है और मैं यहाँ पर बैठकर अपना कार्य कर रहा हूँ इस टेबल पे। ठीक है, तो उपयोगिता गुणांक क्या होता है, उपयोगिता गुणांक को हम सूत्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। उपयोगिता गुणांक देखिए कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए कुल उपयोग की गई प्रदीप्ति फ्लक्स। ठीक है, उपयोग किया गया, उपयोगी, कुल मिलाकर इसको बोलूंगा मैं उपयोगी प्रदीप्ति फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे इसके अपॉन में क्या करूंगा, इस बल्ब के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स। क्या किया गया, उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स, उत्पन्न किया फ्लक्स, शॉर्ट में लिख देता हूं फ्लक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर,
उपयोगिता गुणांक कहेंगे, यानी कि जो प्रदीप्ति फ्लक्स मैंने उपयोग कर रहा हूं उसका, और जो वो बल्ब मुझे दे रहा है, जो प्रदीप्ति फ्लक्स मुझे उत्पन्न कर रहा है, जितनी प्रदीप्ति वो उत्पन्न कर रहा है, इन दोनों का अनुपात को मिला के मैं उपयोगिता गुणांक इसको कहूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत मजेदार चीज है, अवपात गुणांक। ठीक है, क्या बोल, देखिए ये आ गया समझ में आपको। चलिए देखिए अवपात गुणांक क्या होता है। देखिए जैसे जैसे हमारे घरों में हमने देखा होगा, जो बल्ब या ट्यूबलाइट लगी होती है उनके ऊपर क्या होता है, काफी समय से वो लगी हुई होती है, बहुत टाइम हो जाता है जब लगे लगे उनको, तो उनके ऊपर कुछ परत चढ़ जाती है या धूल चढ़ जाता है, कुछ भी एक मटमे, वो थोड़ा मटमेला सा हो जाता है। ठीक है, मटमेला सा होने के कारण क्या होता है कि वो जो मटमेला हो जाता है उसमें, और जो फ्लक्स हमें प्राप्त होता है उसमें, यानी कि जो वो बल्ब उत्पन्न कर रहा है। देखिए मान के चलिए ये बल्ब है, मान के चलिए ये बल्ब है, ये मेरा 100 ल्यूमेन का बल्ब, 100 ल्यूमेन का फ्लक्स पैदा कर रहा है, लेकिन मुझे कितना मिल रहा है, मात्र 70 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 70 ल्यूमेन फ्लक्स ही मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक परत से चढ़ गई है, ये धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है। ठीक है, ये बल्ब के ऊपर जो कांच लगा हुआ है, जो प्लास्टिक का खोल लगा है, वो गंदा हो गया है, इसलिए ये उत्सर्जित तो उतना ही कर रहा है। ठीक है, 100 ल्यूमेन उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मुझे कितना मिल रहा है, मात्र 70 मिल रहा है। जो 30 जो बच रहा है, यही जो अंतर होता है। ठीक है, उसके उत्पन्न किए गए फ्लक्स, जो प्रदीप्ति फ्लक्स और मुझे प्राप्त हुआ फ्लक्स के बीच में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसको मैं किस तरह से दर्शा सकता हूं, देखिए इन दोनों में अंतर ही अवपात, उसको क्या कहते हैं हम, उसी को अवपात कहते हैं, उसको बोलते हैं हम अवपात। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रही है गुणांक की, तो अवपात गुणांक, तो गुणांक देखिए कि क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। देखिए कुल मिलाकर जो बल्ब को मैंने साफ कर लिया है, ठीक है, साफ कर लिया है, उससे उत्पन्न, उसके द्वारा साफ करने के बाद जो मुझे प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध जो हो रहा है, वो फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स, और जो साफ होने से पहले या जैसा वैसा, जैसा वो सामान्य अवस्था में था, गंदा था, उसी अवस्था में प्रदीप्ति फ्लक्स का अनुपात मेरा अवपात गुणांक कहलाता है। देखिए अवपात गुणांक, अवपात गुणांक, अवपात गुणांक का मतलब हो गया कि जो वहां सभी वस्तुएं साफ हो गई, ठीक है, जो वो बल्ब साफ हो गया, ठीक है, साफ वस्तु, देखिए वस्तु लिख देता हूं मैं, बल्ब की जगह वस्तु लिख दूं, साफ वस्तु का प्रदीप्ति, प्रदीप्ति बटे सामान्य वास्तविक अवस्था में, जो वास्तविक, जो गंदी अवस्था थी उसकी वास्तविक अवस्था, वास्तविक अवस्था का प्रदीप्ति। ठीक है, कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अवपात को मैंने बता दिया, अवपात क्या होता है। ठीक है, अवपात गुणांक का मतलब होता है जो साफ वस्तु के द्वारा, जब वहां उसको मैंने साफ कर दिया, उसके बाद जो मुझे प्रदीप्ति प्राप्त हो रही है, जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो, और जो वास्तविक अवस्था यानी कि साफ करने से पहले की जो अवस्था थी, उसका प्रदीप्ति का अनुपात क्या कहलाता है, अवपात गुणांक कहलाता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, अवपात गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा 1.2 से लेकर के 1.4 तक ही होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.2 से 1.4 के बीच में अवपत मान का गुणांक होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही माइनर सी चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है वो, और फिर हमें ध्यान नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान नहीं होती है। अब मान के चलिए प्रदीप्ति नाम का एक कोई चैप्टर है, उसमें से मान के चलिए बहुत छोटी सी जगह में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, कोई सी बुक आप निकालेंगे तो किसी बुक में तो मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, ये कहीं भी एक छोटी सी चीज में लिखा हुआ है, अगर ये यही एग्जाम में आ जाए कि बताइए कि जो प्रदीप्ति होता है उसका जो अवपात गुणांक होता है उसका मान कितना होता है, या किसके बीच में, या किन दो राशियों के बीच में होता है, तो कितना मान होता है, 1.2 से लेके 1.4 इसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रदीप्ति कारक। पहला कारक था मेरा स्थान ऊंचाई का अनुपात हो गया, दूसरा उपयोगिता गुणांक हो गया, तीसरा अवपात गुणांक हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रदीप्ति के नियम के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ नियम हैं, प्रदीप्ति के दो नियम हैं, प्रदीप्ति के दो नियम हैं। ठीक है, उन नियम के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत छोटे छोटे नियम है, कोई ज्यादा बड़े नियम नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी आसानी से बता दूंगा, तो आप समझ भी जाएंगे, और उनका जो सूत्र है वो भी आपको याद करना है। प्रदीप्ति के नियम, देखिए हमने अभी तक नियम नहीं पढ़े,
रूल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए प्रदीप्ति के दो नियम है। सबसे पहला नियम, देखिए सबसे पहला नियम है व्युत्क्रम का नियम। काय का नियम है? व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर लैम्बर्ट का कोज्या नियम, ठीक है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम, ठीक है। ये नियम आपको याद रखना है, इनके दोनों के नाम आपको याद रखना है। देखिए प्रदीप्ति के दो नियम है, एक नियम है व्युत्क्रम का नियम, एक नियम है लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम, ठीक है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। सबसे पहले हम बात करें, देखिए दो ये नियम है, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने अपने नियम दिए कि भाई जो प्रदीप्ति होती है वो दूरी पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूरी होने पर क्या, दूरी जब बढ़ जाती है कोई प्रकाश स्रोत से, दूरी और बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रकाश तीव्रता कम हो जाती है, क्या बढ़ जाती है, घट जाती है, जो भी है वो इस नियम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर व्युत्क्रम के नियम की। देखिए व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत, देखिए कोई भी अगर प्रकाश स्रोत है, परिभाषा आप समझ लीजिएगा, इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्रकाश स्रोत कि कोई भी हम यहाँ वस्तु रखी है, इस पर मैं कोई प्रकाश डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई प्रकाश इसके ऊपर डाल रहा हूँ, तो इसकी जो प्रकाश की जो तीव्रता है, इससे उत्पन्न जो प्रदीप्ति है उसको हम करेंगे ई से डिनोट। प्रदीप्ति, इससे उत्पन्न जो प्रदीप्ति है वहां क्या होती है, वहां प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता के समानुपाती होती है और उनकी दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। E इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, I अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है व्युत्क्रम का नियम, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है कि व्युत्क्रम का नियम क्या कहलाता है, कि यदि मान के चलिए कोई भी स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, वो किसी भी तल पर पड़ रहा है, या मान के लिए इस बोर्ड पर पड़ रहा है, तो इस बोर्ड के द्वारा उत्पन्न जो तीव्रता है, जो ज्योति तीव्रता है, प्रदीप्ति जो है ज्योति तीव्रता, उसके बीच की दूरी, ठीक है, उस प्रकाश स्रोत से लेकर के उस तल जो या उस सतह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी यहाँ पर प्रदीप्ति भी कम होती जाएगी, क्योंकि ये इसके विपरीत है, ठीक है। और प्रकाश तीव्रता, प्रदीप्ति बढ़ेगी तो प्रकाश तीव्रता भी बढ़ेगी, या प्रकाश तीव्रता का मान जैसे ही बढ़ेगा तो प्रदीप्ति का मान भी यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में है ना, अनुक्रमानुपाती होते हैं। चलिए दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। देखिए यहाँ कोज्या का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोण की बात कर रहा है, ये काय की बात कर रहा है, कोण की। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश, यहाँ से मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाला, ये ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है P, ठीक है, A से मैंने प्रकाश डाला, तो यहाँ पर मैंने इसके बीच में एक लंब खींच दिया, यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ से, तो इनके बीच में क्या बन गया, यहाँ पर एक थीटा कोण बन गया। तो कुल मिलाकर के कोई भी प्रकाश स्रोत है, उस पर किसी वस्तु पर डाला गया प्रकाश, किसी वस्तु पर डाली गई प्रदीप्ति या प्रकाश, उस प्रदीप्ति ई प्रोपोर्शनल, यहाँ पे समानुपात किसके होगी, उसकी ज्योति तीव्रता के समानुपात तो होगी, साथ ही साथ क्या होगा, उनके बीच, ठीक है, उस प्रदीप्ति, उस लंबवत तल के प्रदीप्ति और उस अभिलंब के बीच बनने वाले कोण के समानुपाती होती है, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होगा, I इंटू कोस थीटा बटे में डी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम, ये सूत्र भी आपको याद रखना है। जो प्रदीप्ति होती है वो ज्योति तीव्रता, और जो प्रदीप्ति है ना, जो प्रदीप्ति है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, उन कोणों के अनुक्रमानुपाती होती है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये होता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम, ठीक है। तो व्युत्क्रम नियम भी समझ गए, E इक्वल टू I अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, E इक्वल टू I कोस थीटा, ये कोष्ठा क्या है, ये अभिलंब और प्रदीप्ति के बीच का कोण है, ठीक है। अभिलंब और प्रदीप्ति का जो कोण है वो होता है कोस थीटा अपॉन में डी स्क्वायर, क्योंकि इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर प्रदीप्ति के दो नियम हो गए, एक नियम हो गया व्युत्क्रम का नियम, एक हो गया लैम्बर्ट का कोज्या नियम। इन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया। अधिकतर क्या होगा एग्जाम में के सूत्र ही पूछेगा, ठीक है।
अब इसकी परिकल्पना कैसे हुई, इसका पूरा एक अलग अलग उन्होंने माना हुआ है, वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीज हमें पढ़ने के लिए है हम वही पढ़ेंगे, अन्यथा अदरवाइज जो फालतू चीजें कुछ कुछ दी हुई है इसमें एक्स्ट्रा भी दी हुई है उनको हमें नहीं पढ़ना है, हमें सीधा पॉइंट पे आना है। तो व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, E इक्वल टू आई अपॉन डी स्क्वायर होता है, जहां पर E क्या हो गई, यहाँ पर प्रदीप्ति हो गई, ठीक है, आई हो गई हमारी ज्योति तीव्रता कैंडला में, डी स्क्वायर दूरी मीटर स्क्वायर में, ठीक है, E प्रदीप्ति, आई यहाँ पर ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता हो गई, और कोस फाई कोस थीटा क्या हो गया, अभिलंब और प्रदीप्ति के बीच में बनने वाला कोण की ज्या हो गई, और डी स्क्वायर यहाँ पर दूरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गए प्रदीप्ति के। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है प्रदीप्ति व्यवस्था के प्रकार, ठीक है, क्या है प्रदीप्ति व्यवस्था के प्रकार, यानी कि इल्यूमिनेशन जो होता है उसको हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपने कहीं कहीं घरों में इस प्रकार से बल्ब, देखिए हम भी घरों में क्या है बल्ब कई प्रकार से लगाते हैं। हमें क्या होता है जब नीचे प्रकाश चाहिए होता है तो हम सीधा बल्ब को ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। जब डिजाइनिंग करनी होती है घर की बाहर की दीवारों पर तो हम उसका उल्टा लगा देते हैं, छत की तरफ लगा देते हैं, ताकि रिफ्लेक्ट होकर के उससे फिर वो प्रकाश वापस आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, इसका नाम आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा बल्ब, देखिए इसको मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या बल्ब है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये है बल्ब, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बल्ब किस प्रकार से लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, इस बल्ब को इस प्रकार से लगाया गया है, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जक जो बल्ब होता है उसको क्या करते हैं हम सीधे ही इस प्रकार से लटका देते हैं या सीधे इस प्रकार से लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर, ये होता है परावर्तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम परावर्तक या इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टर। ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर वी आकार का रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक या तो प्लास्टिक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक या कांच, कौन सा होता है पारदर्शी, कौन सा होता है पारदर्शी, ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्टर, ठीक है। अगर मान के चले रोशनी अगर इसमें जा रही है रिफ्लेक्टर में तो वापस रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर कांच होता है पारदर्शी, जिसके देखिए पारदर्शी कांच होता है, ठीक है, तो इसके आर पार यहाँ पर जब अगर पारदर्शी कांच नहीं होगा तो रोशनी या इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है ना, इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब की रोशनी बाहर कैसे आएगी, ठीक है, वो इसी कांच या इसी जो प्लास्टिक होता है ना, जैसे आप CFL देखते हैं, CFL का आगे का भाग क्या होता है, वो एक प्रकार का कांच भी हो सकता है, एक प्रकार का क्या होता है प्लास्टिक भी होता है, रफ प्लास्टिक होता है, खुरदुरा, ठीक है, घिसा हुआ प्लास्टिक होता है। तो इसमें भी क्या होता है उसी प्रकार का एक प्लास्टिक लगा होता है, जिससे क्या होता है जब इस बल्ब को मैं ऑन करता हूं तो लगभग यहाँ पर देखिए इस तरह लगा है ना, तो यहाँ पर 90% लगभग 90% जो प्रकाश होता है वो मुझे नीचे की ओर प्राप्त होता है और मिनिमम 10% प्रकाश ही ऊपर की ओर पहुंच पाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि है, याद रखना, प्रत्यक्ष विधि में 90% जो प्रकाश की मात्रा, जो प्रदीप्ति की मात्रा होती है वो मुझे यहाँ नीचे की ओर प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर है, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा भी तो ये रिफ्लेक्टर इसको वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे ही पहुंचा देता है, लेकिन फिर भी लगभग 5 से 10% तो रिफ्लेक्ट यहाँ पर प्रकाश मेरा हो ही जाता है, इस बल्ब के पीछे भी थोड़ा बहुत प्रकाश तो आ ही जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो विधि होती है, ये व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, ठीक है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग अधिकतर हम घरों में या कोई प्रतिष्ठान होता है, दुकान वगैरह होती है, उनमें भी हम उपयोग इसका करते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है, घरों और प्रतिष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था होती है, देखिए 5 प्रकार की व्यवस्था होती है, इसमें सबसे पहली प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम दूसरी व्यवस्था के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था के बारे में। देखिए वो थी प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था, ये है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। देखिए क्योंकि इसमें क्या है, एक अर्ध गोलाकार इस प्रकार से ढक्कन भी इसमें लगा होता है। देखिए इस व्यवस्था में क्या होता है, ये चित्र दिख रहा है आपको, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से एक यहाँ पर लगा दिया जाता है परावर्तक, इसको क्या बोलते हैं हम
रिफ्लेक्टर या परावर्तक। ठीक है, ये परावर्तक के नीचे क्या होता है, यहाँ पर ये एक प्लास्टिक का कांच, ठीक है, प्लास्टिक लगा दिया जाता है, या एक जो अल्प पारदर्शी होता है, क्या होता है, अल्प पारदर्शी जिसको बोलते हैं, अल्प पारदर्शी यहाँ पर कांच या प्लास्टिक का ढक्कन, प्लास्टिक का ये ढक्कन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए लगभग 60 से 90%, 60 से 90% जो प्रकाश होता है वो हमें नीचे की ओर ही प्राप्त होता है, 60 से 90%। बाकी जो प्रकाश होता है वो इधर उधर व्यथित हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार का जो बल्ब होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर अधिक ऊंचाई हो, जहां पर अधिक ऊंचाई वाले कमरे हों, ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले कमरे होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए जहां पर अधिक ऊंचाई होगी वहां पर बल्ब को और ऊपर लगाना होगा, जिससे उसका प्रकाश हमें कम प्राप्त होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है ऊंचाई स्थान के अनुपात हमने पढ़ा अभी, उसमें ऊंचाई पर डिपेंड करता है प्रदीप्ति। ठीक है, जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रदीप्ति फ्लक्स का मान भी कम होता जाता है, प्रकाश की तीव्रता का मान भी कम होता जाता है। इसीलिए इस प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रकाश हमें उसमें फेल करके मिले। ठीक है, तो ये होती है अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। तो अगली व्यवस्था है हमारी अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। ठीक है, हमने जो प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था पढ़ा था ना उसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था में क्या होता है, उसी बल्ब को उल्टा कर दिया जाता है, बट कंडीशन एक होती है, उसमें एक थोड़ा सा पारदर्शी कांच लगा होता है इस प्रकार से अर्धगोलाकार। इसमें ये कौन सा कांच लगा है, ये लगा है अपारदर्शी। ठीक है, कौन सा है, अपारदर्शी, इसके आर पार हम नहीं देख पाते। ठीक है, ये होता है अपारदर्शी कांच होता है, या यहाँ पर कोई भी ऐसा एक प्लास्टिक लगा दिया जाता है, अपारदर्शी होता है, जिससे क्या होता है, इसको अगर हम छत पर ऐसा उल्टा लगा देते हैं तो ये छत की तरफ लगभग 90% प्रकाश को जाने देता है, यह प्रकाश उत्सर्जित करता है 90%, सिर्फ 5 से 10% ही ये अपने अंदर अवशोषित कर पाता है। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार की आकृति होती है। जैसे ही आकृति, देखिए एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये अप्रत्यक्ष क्या कि प्रत्यक्ष क्या है, चित्र बना के अभी आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए दिए गए चित्र किस प्रकार की प्रदीप्ति व्यवस्था को दर्शाता है। तो आपको चित्र देख करके बताना है कि ये जो चित्र है ये किस प्रकार की व्यवस्था दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था को दर्शा रहा है। इसमें 90% प्रकाश का भाग छत की तरफ होता है। इसमें देखिए छत ये अधिकतर जो होता है सजावटी, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जहां पर सजावट करनी होती है, जैसे सिनेमा हॉल हो गए। ठीक है, जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के उल्टे बल्ब लगे होते हैं, अपन कहते हैं ना उल्टे लगे हैं, वो क्या होता है, मान के चलिए ये यहाँ पर दीवार है, ठीक है, इस पे इस प्रकार से उल्टा लगा दिया जाता है और इस दीवार से फिर रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे मान के चलिए ये दीवार है ना, इस दीवार से फिर रिफ्लेक्ट होकर के रोशनी वापस हम लोगों को दिखती है, तो वो एक सजावटी बहुत अच्छा लगता है दिखने में। इसलिए क्या करा जाता है, जो छत होते हैं ना उनका जो रंग होता है वो सफेद होता है, या तो ठीक है सफेद या हल्का कलर होता है। ठीक है, छत का कलर कौन सा रखा जाता है, हल्का या सफेद रखा जाता है, और इनका उपयोग अधिकतर सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, सिनेमा हॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा वहां पर रंग बिरंगी लाइटें लगी होती हैं और दीवार की तरफ उनका मुंह होता है और फिर वो एकदम से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो लाइट दिखने में आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। ठीक है, अपारदर्शी कांच है ये वाला, ठीक है, जिससे जो रोशनी हो वो इस पार ना आ पाए, मतलब उल्टी तरफ ना आ पाए, उस दीवार की तरफ ही या छत की तरफ ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिनेमा हॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। 90% लगभग जो प्रकाश होता है ये छत की तरफ भेज देता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसकी अगली व्यवस्था के। तो अब हम आते हैं दूसरी व्यवस्था पर। दूसरी व्यवस्था का नाम है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति। हमने देखिए प्रत्यक्ष पढ़ लिया, अर्ध प्रत्यक्ष पढ़ लिया, अप्रत्यक्ष पढ़ लिया, और अब आता है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से उल्टा बल्ब लगाया जाता है। सीधी सी बात है, ये भी छत की तरफ ही प्रकाश देगा, लगभग 60 से 90% ये प्रकाश छत की ओर देता है। ठीक है, ये भी सजावट के काम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक अपारदर्शी खोखला, ये क्या होता है, ये परावर्तक होता है।
ठीक है, ये परावर्तक होता है। और इस परावर्तक, इस बल्ब के नीचे ये क्या होता है, यहाँ पर एक घिसा हुआ कांच भी प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं घिसा हुआ कांच। ठीक है, जो सरफेस होता है ना घिसा हुआ कांच का मतलब ये होता है जो रफ कांच होता है, रफ कांच या प्लास्टिक, रफ कांच या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है 60 से 90% जो प्रकाश होता है वो छत की तरफ पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें बाकी का प्रकाश पूरा प्राप्त मिल जाता है। जैसे ही इस बल्ब को हम चालू करते हैं तो प्रकाश क्या होता है उस छत से टकरा के वहां पर रिफ्लेक्ट होके हमें मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो छत चमकने लगती है और दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो वहां पर इन बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आता है, यही मैं आपको बता देता हूँ, एक आखिरी व्यवस्था होती है, बहुत ही सिंपल व्यवस्था होती है, जो कि होती है सामान्य। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। ठीक है, सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था में देखिए क्या करते हैं, कौन सी होती है वो सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक जो बल्ब होता है उसको गोलाकार बल्ब को इस प्रकार से लटका दिया जाता है या लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है सभी दिशाओं में एक समान प्रदीप्ति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है, सभी दिशाओं में हमें प्रदीप्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। इसमें बल्ब के ऊपर क्या होता है, या तो ये जो घिसा हुआ कांच बोल रहे हैं वो, या प्लास्टिक जो होता है, जो रफ प्लास्टिक होता है उसका खोल चढ़ा दिया जाता है और उसको इस प्रकार से लगा दिया जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो बल्ब होते हैं ये बहुत कम मात्रा में हालांकि प्रदीप्ति देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम उपयोग में लाए जाते है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सामान्य व्यवस्था। इसमें क्या है, सभी दिशाओं में हमें प्रदीप्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए प्रदीप्ति की ये व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक समान प्रकाश ये फैलता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है जैसे मानिए जो हमारे गार्डन्स होते हैं ना, जो हमारे गार्डन होते हैं उनमें इसका प्रयोग कम, मतलब डिम लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं डिम लाइट। जैसे छोटी छोटी लाइटें गार्डन में नहीं लगी होती वो इस प्रकार से गोल, उस प्रकार से या तो इनको लटका दिया जाता है या फिर एक से बाउल टाइप में होते हैं उसमें लगा दिया जाता है। तो ये उस प्रकार से होता है जो चारों तरफ एक समान प्रकाश फैलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए ये हमारी प्रदीप्ति की व्यवस्था के प्रकार हो गए। ठीक है, मैं आपको एक बार और इनके नाम बता देता हूं। देखिए पहला जो हो गया मेरा प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया अर्ध प्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। तीसरा हो गया मेरा अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था। चौथा हो गया मेरा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रदीप्ति व्यवस्था और पांचवा हो गया सामान्य प्रदीप्ति व्यवस्था। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इनके फोटोज दे दिए जाते हैं, क्या कहते हैं इनके चित्र बना दिया जाता है कि भैया बताइए कि ये जो व्यवस्था है ये किस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, ये इस प्रकार चित्र दे दिया या फिर इस प्रकार का चित्र दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि ये कौन सी व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये टोटल प्रकार से अप्रत्यक्ष व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, अर्ध अप्रत्यक्ष अर्ध प्रत्यक्ष के चित्र दे देगा आपको कि बताइए इसमें से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कौन सा है, सामान्य व्यवस्था कौन सी है। तो ठीक है, तो देखिए ये है हमारा प्रदीप्ति व्यवस्था के प्रकार हो गए। अब चलिए अब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारी व्यवस्था के प्रकार, प्रदीप्ति की व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से लैंपों को लगाया जाता है, जितना हमें अधिक प्रकाश की या जिस प्रकार की प्रकाश की आवश्यकता हमें होती है उस प्रकार से बल्ब का संयोजन वहां पर किया जाता है, उसको उस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लैंपों के प्रकार। देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के बल्ब, लैंप यानी क्या हो गया बल्ब, ठीक है, टाइप्स ऑफ बल्ब, कई प्रकार के बल्ब होते हैं। ठीक है, कहीं आपने गोल देखे हैं, कहीं लंबे देखे होंगे, ट्यूबलाइट्स, ये सब लैंपों के ही प्रकार हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लैंप होते हैं। स्ट्रीट लाइट के लिए अलग लैंप होता है। ठीक है, जैसे बड़ा कोई ग्राउंड है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है उसके लिए अलग होता है, स्ट्रीट लाइट के लिए अलग होता है, घरों के लिए अलग लैंप होते हैं, कई जगह प्रतिष्ठान होते हैं वहां के लिए अलग लैंप होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर लैंपों के प्रकार क्या होते हैं। देखिए लैंपों के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनकैंडिसेंट लैंप की। देखिए इसका नाम आप याद रख लेना, इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, देखिए इनकैंडिसेंट लैंप का मतलब होता है ये वह लैंप होते हैं जो उष्मा के साथ, देखिए उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, उष्मा के साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उन लैंपों को इनकैंडिसेंट लैंप कहा जाता है। ठीक है, उष्मा के साथ क्या करते हैं, प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। देखिए इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है कार्बन फिलामेंट। देखिए कार्बन फिलामेंट वाला लैंप होता है। ठीक है,
एक होता है कार्बन फिलामेंट, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर धात्विक फिलामेंट। कौन सा? धात्विक फिलामेंट। देखिए फिलामेंट का मतलब आप समझ गए, जो फिलामेंट इसे बल्ब आपको दिख रहा है, ये जो फिलामेंट है ना, ये जो क्वाइल्स टाइप में लपेटा हुआ, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एक होता है कार्बन फिलामेंट, दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट। ठीक है, इनकैंडिसेंट लैंप प्रकाश और ऊष्मा दोनों एक साथ उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। ये होते हैं प्रायः दो प्रकार के, एक कार्बन फिलामेंट होता है, एक धात्विक फिलामेंट होता है। और धात्विक फिलामेंट लैंप भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए धात्विक फिलामेंट लैंप भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्वात धात्विक लैंप, ठीक है, निर्वात, जिसमें निर्वात धात्विक लैंप, निर्वात धात्विक लैंप। और दूसरा होता है गैस फिलामेंट। कौन सा होता है? गैस फिलामेंट लैंप। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके कई प्रकार है लैंपों के, हम अभी कई प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, कई प्रकार के लैंप ऐसे यहाँ पर आएंगे। तो देखिए लैंपों के प्रकार में आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लैंप के बारे में। ठीक है, तो इनकैंडिसेंट लैंप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बन फिलामेंट होता है, दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट। जो धात्विक फिलामेंट हमारा जो लैंप होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है गैस फिलामेंट, जिसमें गैस भरी होती है। निर्वात का मतलब ये होता है कि ये जो कांच लगा है इसके अंदर वायु बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा होता है गैस फिलामेंट लैंप, जिसमें अंदर क्या होता है, इस निर्वात की जगह पे कुछ निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं, जैसे हमारा नियोन आर्गन वगैरह, ये निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं, उसको बोलते हैं हम गैस फिलामेंट लैंप। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन फिलामेंट लैंप की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले कार्बन फिलामेंट लैंप की। देखिए आपको ये लैंप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये लैंप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप। कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फिलामेंट बना होता है यहाँ पर, ये जो फिलामेंट लगा है ये काय का बना होता है? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इस बल्ब के अंदर जगह थोड़ी कम होती है, इसको क्या होता है, इसलिए इसको एक कॉइल के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऊपर जो कांच होता है इसके अंदर इसको निर्वात कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? निर्वात कर करके इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर कार्बन फिलामेंट लगा होता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक स्तंभ। देखिए ये जो कार्बन फिलामेंट होता है ये बहुत ही पतला होता है, ये इधर उधर हिले नहीं, इसके लिए इसको एक स्तंभ के माध्यम से और एक धात्विक तार, ये दिख रहा ना, ये तार है, धात्विक तार के माध्यम से इसको यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे ये इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, तो ये है कार्बन फिलामेंट लैंप। देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप को निर्वात में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसको मैं बाहर, अगर इसको मैं कुछ गैस भरूंगा तो ये इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीडेशन होने लगता है, इसीलिए इसको निर्वात में रखा जाता है। देखिए अगर मान के चले ये बल्ब कहीं से खराब हो जाता है, ठीक है, और जो देखिए इसकी जो कार्यकारी जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका कार्यकारी तापमान होता है। ठीक है, और ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब अगर इससे अधिक इसका तापमान होता है तो ये बल्ब अंदर से क्या हो जाता है? अंदर से काला हो जाता है। आपने देखा होगा कई बल्ब अंदर से काले हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अपन देखो टंगस्टन बल्ब, टंगस्टन ना होके उसमें कार्बन का फिलामेंट लगा देते हैं, जिससे वो अंदर से क्या हो जाता है, अंदर से वो धुंधला हो जाता है, ठीक है, काला हो जाता है। ठीक है, काला हो जाता है। इसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही पहुंचता है तो ये उष्मा के साथ साथ हमें क्या देना लगता है, प्रकाश भी देने लगता है, क्योंकि ये इनकैंडिसेंट लैंप का ही एक उदाहरण है। ठीक है, और ये जो हमें प्रकाश देता है, ये जो हमें प्रकाश या प्रदीप्ति देता है वो ये हमें, हालांकि ये बल्ब हमें बहुत कम प्रकाश देता है, लगभग ये मान के चलिए आप कि लगभग 2.5 से 4 ल्यूमेन, 2.5 से 4 ल्यूमेन का फ्लक्स ये हमें प्रदान करता है। ठीक है, और इनकी जो कार्यकारी घंटे होते हैं वो होते हैं लगभग 600 से 800 घंटे। क्या होते हैं इनके? 600 से 800 घंटे इनकी कार्यकारी उम्र ही इतनी होती है कि ये 600 से 800 घंटे ही चल पाते हैं और ये खराब हो जाते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसे कार्यकारी तापमान याद रखना है, कितना होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का कार्यकारी तापमान होता है। ठीक है, इसकी उम्र कितनी है, लगभग 600 से 800 घंटे इसकी उम्र होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो ल्यूमेन फ्लक्स होता है वो हमें कितना प्राप्त होता है प्रदीप्ति, 2.5 से 4 ल्यूमेन फ्लक्स से ही हमें इससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये इनकैंडिसेंट लैंप का उदाहरण है, जो कि कार्बन फिलामेंट, इसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो कार्बन का लगा होता है। ठीक है, और एक स्तंभ के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिससे कि ये हिले डुले नहीं। ये जो कार्बन फिलामेंट बहुत हल्का होता है, आपने देखा होगा बल्ब को ऐसे हिलाते हैं तो ये कार्बन फिलामेंट हिलने लगता है, अगर ज्यादा झटका दे के अगर हिला दिया तो ये टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्तंभ के द्वारा इसको सेट कर दिया जाता है, और ये निर्वात में होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी गैस नहीं होती है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये जब ये बल्ब खराब होता है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है, या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब ये इसका तापमान पहुंच जाता है, तो इस कार्बन का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, जिसके कारण ये बल्ब अंदर से काला हो जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम हालांकि जनरली घरों में भी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा, कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धात्विक फिलामेंट लैंप के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हम धात्विक फिलामेंट। देखिए, धात्विक फिलामेंट जो होता है वो हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होता है निर्वात धात्विक लैंप, एक होता है गैस फिलामेंट लैंप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निर्वात धात्विक लैंप की। ठीक है, ये किसका प्रकार है, धात्विक फिलामेंट लैंप का उदाहरण है ये निर्वात धात्विक लैंप। देखिए, इसकी संरचना सेम कार्बन फिलामेंट लैंप के समान ही होती है। ये चित्र बना हुआ है, इसी में आपको सारे ये जो भी लैंप होते हैं लैंप के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसमें देखिए निर्वात धात्विक लैंप से मतलब है यहाँ पर एक धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पर टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन के स्थान पर क्या उपयोग करते हैं हम यहाँ पर, कार्बन फिलामेंट के स्थान पर यहाँ पर टंगस्टन धातु के फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, जिसको उसी प्रकार एक स्तंभ से लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये निर्वात करने के लिए क्या किया जाता है, इसको निर्वात करने के लिए यहाँ पर एक हल्का सा होल रखा जाता है, ये इसको बोलते हैं हम निर्वात होल। क्या बोलते हैं, निर्वात होल। इसमें से क्या किया जाता है, जब इस बल्ब में इस टंगस्टन फिलामेंट को लगाया जाता है तो इसकी पूरी हवायु को, इसके अंदर जो उपस्थित जो हवा है, जो वायु है, उसको बाहर निकाल करके इस होल के माध्यम से इस होल को एक उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये बल्ब यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन फिलामेंट लैंप से बिल्कुल अलग थोड़ा सा होता है। ठीक है, यहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग करते हैं हम, ये यहाँ पर धात्विक तार का इसको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, ये लीड लगी होती है, ये हमारा स्तंभ हो गया, और यहाँ पर ये जॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी में होल्डर होता है ना, उस होल्डर में हम इसको इस प्रकार फंसा के और घुमा देते हैं तो ये बल्ब हमारा चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें उस कार्बन फिलामेंट से अलग होती है। अब जैसे ही क्या होता है, हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, इस लैंप में विद्युत धारा का जैसे ही प्रवाह करते हैं तो टंगस्टन, ये जो टंगस्टन धातु दिख रही है आपको, इसका देखिए टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये उच्च प्रतिरोध वाली धातु है। क्या है, इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये उच्च प्रतिरोध वाली धातु होती है, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये अपने उच्च प्रतिरोध प्रभाव के कारण ये गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, और जैसे ही ये गर्म होती है तो ये उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देने लगती है, और ये बल्ब हमारा यहाँ पर जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है। देखिए, इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक का तापमान होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है कार्यकारी। ठीक है, क्योंकि देखिए देखिए 3400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, लेकिन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही इसका तापमान पहुंचता है तो यहाँ पर जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। देखिए, कार्बन फिलामेंट लैंप में क्या होता था, जैसे ही उसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पहुंचा तो उसका ऑक्सीडेशन चालू होता था। यहाँ पर इसका वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पर इसका वाष्पीकरण होता है।
इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, इसका टंगस्टन फिलामेंट का यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा अगर यहाँ तापमान दे दूंगा तो धीरे धीरे ये जो टंगस्टन फिलामेंट गलने लगता है तो इसका वाष्पीकरण होता है और यहाँ पर ये धुंधला हो जाता है। देखा होगा आपने, कार्बन फिलामेंट कैसा होता है, काला काला, ये लेकिन ये होता है धुंधला, ये कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है और ये बल्ब यहाँ पर खराब हो जाता है या कम रोशनी देने लगता है। इसीलिए इसका कार्यकारी तापमान कितना, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टंगस्टन जो हमारे धातु होती है उसका ताप गुणांक होता है 0.01 ताप गुणांक ये होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर यहाँ पर टंगस्टन धातु का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस बल्ब के अंदर कितना रखा जाता है, इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। इसका जो ताप गुणांक होता है वो 0.0051 होता है। ठीक है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है इसका 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका प्रयोग ही अधिकतर आजकल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ कार्बन, जो हमारा कार्बन फिलामेंट जो लैंप होता है उससे कहीं अधिक रोशनी देता है। क्या देता है, ये अधिक रोशनी देता है। ठीक है, अधिक रोशनी देता है। और दूसरी चीज, इसका जो ये देखिए कार्बन फिलामेंट लगभग हमें कितना देता है, 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से हमें ये रोशनी देता है। लेकिन ये जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है वो हमें लगभग देता है 8 से 10 ल्यूमेन, कितना, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से हमें ये रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसकी एक और बहुत अच्छी होती है, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट तो रोशनी देता ही है, साथ में इसके कार्यकारी घंटे लगभग 750 से 850 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 750 से 850 घंटे होते हैं। ये जो लैंप होता है ये कार्य करने की क्षमता के अनुसार या फिर हमें कितने वाट की आवश्यकता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। लगभग 25 वाट से लेके तो 500 वाट तक के ये बल्ब बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमें टंगस्टन धातु का बहुत ज्यादा टंगस्टन धातु चाहिए होती है, उसके क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये 40 वाट तक ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर बनाते हैं तो ये टंगस्टन धातु जो होती है गर्म हो जाती है और इसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे। देखिए एग्जाम में आपको या तो इसका टंगस्टन धातु जो होती है उसका गलनांक पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या उसका ल्यूमेन पूछ लेगा, ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से कितनी रोशनी देता है वो पूछ लेगा, इसके कार्यकारी घंटे पूछ लेगा। दूसरी चीज आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि कार्बन फिलामेंट लैंप जो होता है उसमें ऑक्सीकरण होता है और जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप को हम कार्यकारी तापमान से अधिक गर्म अगर हो जाता है तो वो जलने लगता है। क्या होने लगता है, जलने लगता है, उसमें धुआं निकलने लगता है, इसलिए कांच के ऊपर क्या होता है, काला काला वहां पर पूरा वो काला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वाष्प निकलेगी, टंगस्टन धातु क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के कारण क्या होगा, भाप निकलती है। तो भाप क्या होती है, आपने देखा होगा कांच के ऊपर अगर मैं भाप डालूं तो वो धुंधला हो जाता है कांच पूरा, उसी प्रकार से ये जो कांच होता है ये भी धुंधला हो जाता है। इसकी ये खासियत यहाँ पर बताना पड़ेगी, दोनों में अंतर हमें समझना होगा कि कार्बन फिलामेंट और निर्वात धात्विक लैंप में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये चीजें सब आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, निर्वात धात्विक लैंप। इसका उपयोग घरों में रोशनी, ठीक है, घरों में, सिनेमा हॉल्स वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम गैस फिलामेंट लैंप के बारे में। तो गैस फिलामेंट लैंप, चलिए अब हम बात करते हैं गैस फिलामेंट लैंप के बारे में। देखिए जो हमारा निर्वात धात्विक लैंप है और जो गैस फिलामेंट लैंप है इसमें मुख्य दो अंतर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं दो अंतर। ठीक है, वो दो अंतर कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको ये कॉइल जो यहाँ पर ये जो फिलामेंट दिख रहा है ये आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहा होगा। तो कुल मिलाकर के देखिए जो यहाँ पर पहली बात, पहला अंतर क्या हो गया, निर्वात के स्थान पर इसमें क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, गैस। कौन सी गैस, जैसे मान के चलिए हमारी कोई सी आर्गन गैस है या नाइट्रोजन,
कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन, या इन दोनों का मिश्रण ही यहाँ पर भर दिया जाता है। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर हो गया इसका फिलामेंट। क्या हो गया, फिलामेंट। इसका जो फिलामेंट होता है वो धात्विक लैंप, जो निर्वात वाले धात्विक लैंप की अपेक्षा बड़ा होता है, अधिक होता है। क्योंकि बल्ब में स्थान कम होता है, इसीलिए इस फिलामेंट को क्या होता है, इस प्रकार क्वाइल्स के रूप में यहाँ पर लपेट दिया जाता है, क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, कोई भी निष्क्रिय गैस, या इन दोनों का मिश्रण ही यहाँ पर भर दिया जाता है। ठीक है, बाकी प्रक्रिया सेम होती है, बाकी संरचना भी सेम होती है। इसमें है वो एक स्तंभ, कांच का एक स्तंभ होता है। ठीक है, यहाँ पर लीड लगी होती है, इससे ये बना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो गैस भरी होती है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी गैस भरी है। अच्छा ये बताइए, निर्वात धात्विक लैंप की आवश्यकता है हमें, यहाँ पर हमारे पास ये बल्ब थे, तो फिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों गैस भरने की आवश्यकता पड़ी। देखिए मेन कारण इसका ये है कि जैसे ही इसमें मैंने गैस भरी, यहाँ पर गैस भरने का एक कारण ये होता है कि इसकी कार्यकारी जो तापमान होता है वो कहीं गुना अधिक बढ़ जाता है। ये होता है टंगस्टन का ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग धातु का है, टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट होता है, लेकिन उसका कार्यकारी तापमान उसमें कितना रखा जाता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। लेकिन इसमें निर्वात न होने के कारण, गैस होने के कारण यहाँ पर इसका कार्यकारी तापमान लगभग 2500 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब आप बताइए, यहाँ पर अगर 2500 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचेगा तो सीधी सी बात है इसकी रोशनी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका जो हमें ल्यूमेन प्रति वाट में जो प्रदीप्ति प्राप्त हो रही है, जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो भी कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस बल्ब का उपयोग यहाँ पर करते हैं। देखिए अब यहाँ पर तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसकी रोशनी बढ़ेगी। तो रोशनी में हमें देखिए, जो हमारा निर्वात धात्विक लैंप होता है उसमें हमें कितनी रोशनी प्राप्त होती है, लगभग 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट। लेकिन इसमें हमें कितनी प्राप्त होगी, 10 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से हमें यहाँ पर रोशनी इसमें प्राप्त होगी, प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। और दूसरी चीज, इसके जो घंटे होते हैं, इसकी जो कार्यकारी घंटे होते हैं, वो भी 1000 से लेके 1200 घंटे तक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1000 से 1200 घंटे इसके कार्यकारी घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें विशेषताएं होती हैं कि यहाँ पर इसका तापमान बढ़ाने पर इसका हमें क्या होता है, रोशनी अधिक मिलती है, कार्यकारी घंटे बढ़ जाते हैं, रोशनी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जो धात्विक, जो हमारा जो गैस फिलामेंट लैंप होता है, ठीक है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, जहां पर हमें अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है ना, इसका प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज इसकी ये है कि ये लगभग आप मान के चलिए 40 वाट, लगभग 40 वाट से 1500 वाट तक की, 40 वाट से 1500 वाट तक की वाटेज में इन बल्बों को बनाया जा सकता है। अब आप सोचिए 1500 वाट का कोई बल्ब होगा, वो हमें कितना ल्यूमेन प्रति वाट की प्रदीप्ति प्रदान करेगा, उसकी शक्ति कितनी अधिक होगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम गैस फिलामेंट लैंप का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके ये इनकैंडिसेंट लैंप के बारे में लगभग पूरी जानकारी हो गई। इनकैंडिसेंट लैंप वो होते हैं जो उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये इनकैंडिसेंट लैंप दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कार्बन फिलामेंट, दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट। धात्विक फिलामेंट दो प्रकार के होते हैं, निर्वात धात्विक लैंप और गैस फिलामेंट लैंप। ठीक है, इसके इन दोनों लैंपों के बारे में मैंने आपको तीनों लैंपों के बारे में बता दिया है। तो ये जो विमाएं मैं आपको बता रहा हूँ, वो विमाएं देखिए, इसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में बनाता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं ये सब विमाएं भी बताऊंगा आपको कि कितनी किसकी कार्यकारी वोल्टेज होती है, किसकी कौन कितना ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से हमें प्रकाश देता है। ठीक है, उसके कार्यकारी घंटे कितने होते हैं, ठीक है, और कितने वाटेज में वो बनाए जाते हैं, किस धातु का हम वहां पर प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वो भी आपको धीरे धीरे नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लैंपों के प्रकार में इनकैंडिसेंट लैंप। चलिए अब हम बात करते हैं किन्हीं दूसरे प्रकार के लैंपों के बारे में। लैंपों के बारे में ये तो हो गए हमारे इनकैंडेंस लैंप। ठीक है, इनकैंडेंस लैंप क्या होते हैं, उष्मा के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो प्रकाश तो उत्पन्न करते हैं, साथ में उष्मा भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन
ये जो लैंप है जिनको बोलते हैं हम गैस डिस्चार्ज लैंप, क्या बोलते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप इनकैंडिसेंट लैंप से बिल्कुल अलग हैं। इनकैंडिसेंट लैंप से इसलिए अलग हैं क्योंकि ये प्रकाश तो उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते। यानी कि ये जो हमारे तापी जो हमारे बल्ब होते हैं, जो गर्म होते हैं, ये गर्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई फिलामेंट इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम फिलामेंट का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें फिलामेंट की जगह हम करते हैं इलेक्ट्रोड का उपयोग। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते क्या है, पहले हमें ये जानना होता है। देखिए गैस का मतलब होता है, सीधी बात है, इसमें जो पूरा खेल होता है रोशनी का, वो गैस के माध्यम से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की लैंपों में जो गैस के साथ साथ, देखिए जो गैस होती है ना, जैसे नियॉन गैस भर दी मैंने या आर्गन गैस भर दी, उसके साथ में क्या होता है, सोडियम, क्या होता है उसके साथ में, क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम या पारा, है ना, मरकरी। ठीक है, पारा या मरकरी। ठीक है, मरकरी, इसको पारा भी बोलते हैं। इसकी वाष्प को भी भरा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ट्यूब्स होती है ना, उस ट्यूब में इलेक्ट्रोड तो होते हैं, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, उसी ट्यूब के अंदर नियॉन गैस, ठीक है, नियॉन या आर्गन गैस, ठीक है, नियॉन या आर्गन गैस के साथ में सोडियम या मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो इस प्रकार के ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये धन और ऋण, जैसे ही इलेक्ट्रोडों में हम क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इन इलेक्ट्रोड से क्या होता है, ये जो वाष्प होती है ना, सोडियम या मरकरी की वाष्प, यहाँ क्या होती है, ये वाष्पित होना शुरू होती है, और वाष्पित होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन्स का गमन स्टार्ट हो जाता है, और जो गैस होती है वो अपने आयनों में, धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तो ये जो वाष्प होगी, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत तेज गति से गति करने लगते हैं उस ट्यूब के अंदर। ठीक है, जो निर्वात की जो ट्यूब होती है, इसमें गैस भरी होती है, उसमें ये गति करने लगते हैं। उधर से जो नियॉन आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो आपस में टकरा जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु आपस में टकराने के कारण एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो धनायन की ऋणायन से धनायन की ओर गति करते हैं, और जैसे वो गति करते हैं, उधर से जो हमारे गैस के आयन से जो परमाणु है, वो इनसे टकरा करके अत्यधिक तेज प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि ये गैस डिस्चार्ज लैंप जलने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ विभवांतर उत्पन्न करूंगा मैं इन इलेक्ट्रोड्स पर, तो ये क्या होगा, सोडियम या मरकरी की वाष्पीकरण की क्रिया चालू हो जाएगी। वाष्पीकरण की क्रिया चालू हुई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स धनायन से ऋणायन की ओर गति करेंगे। वहां से जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे परमाणु है, गैसों के परमाणु, वो आएंगे, वो दोनों आपस में टकराएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इनको कहा जाता है गैस डिस्चार्ज लैंप। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयन और जो गैसें होती हैं, उन गैसों का ही पूरा यहाँ पर प्रक्रिया होती है, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर रोशनी उत्पन्न होती है। जैसे आपने स्ट्रीट लाइट वगैरह देखी होगी, वो क्या धीरे धीरे ऑन होती है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्यों होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये एकदम से क्या होता है, गैस डिस्चार्ज लैंप एकदम से चालू नहीं होते हैं। ठीक है, इनको चालू होने में थोड़ा समय लगता है। वो क्यों लगता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, एक होता है मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप का मतलब होता है कि उसमें वाष्प के रूप में क्या भरी जाती है, सोडियम के दाने, मतलब सोडियम भरा जाता है, और इसमें क्या भरा जाता है, इसमें पारा भरा जाता है, इस प्रकार के लैंप में। लेकिन ये मरकरी और जो पारा भरा जाता है ना, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं हाई प्रेशर के साथ इसमें गैस भरी जाती है। ठीक है, एक लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, एक लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप के बारे में, कि सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, और ये दिखता कैसे। बात करते हैं सोडियम वेपर लैंप की। आपको चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है मेरा सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, ये जो लैंप होता है, ये जिस अवस्था में मैंने बनाया है ना, इसी तरह क्षैतिज अवस्था में ही इसको रखा जाता है। आपने स्ट्रीट लाइट्स पे देखा होगा, या जहां पर भी आपने इस प्रकार के लैंप लगे देखे होंगे, वो सोडियम वेपर लैंप ही
होते हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ी सी इसकी कार्यप्रणाली और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी, ये है इलेक्ट्रोड्स, क्या है, ये है इलेक्ट्रोड, जिनको ये ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, इलेक्ट्रोड। इन्हीं को ही गर्म कर करके क्या क्या पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चालू होती है। ठीक है, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये होती है निर्वात की ट्यूब। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी गैस नहीं होती। और ये जो ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं, ये क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको सोडियम के। ठीक है, काय के, सोडियम के क्रिस्टल हैं और इसी में नियॉन गैस भरी है। कौन सी गैस भरी है हमने, नियॉन गैस, और सोडियम के क्रिस्टल इसमें भर दिए जाते हैं। ठीक है, किस नली में, इस नली में। बीच में ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर सोडियम और नियॉन गैस, यहाँ पर सोडियम के क्रिस्टल भरे हैं और नियॉन गैस इसमें भरी हुई है। ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये पूरा निर्वात होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रकाश को रोशनी देने के लिए ये जो ट्यूब होती है, ये फैलाती है। ठीक है, यही ट्यूब इस प्रकाश को फैलाती है। देखिए यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये हमारा इसके अंदर क्या हो गया, सोडियम के क्रिस्टल्स हो गए और नियॉन गैस हो गई। ये निर्वात की ट्यूब नली है। ठीक है, ये भी नली है, हमारी ट्यूब की नली है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, इसको बोलते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर ये होता है उच्च रिएक्टेंस वाला। कौन सा होता है, उच्च रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, इसके यहाँ पर संयोजित कर दिया जाता है। और ये जो दिख रहा है, ये है अपना कैपेसिटर। क्या है ये, कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब देखिए इन सब की ये सब इसमें क्यों लगाया जाता है, इसे कार्यप्रणाली अब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ पर मैं इसमें एसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, इन कैपेसिटर ये पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, ये पैरेलल में ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर मैं एसी सप्लाई इसमें देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और प्रारंभ में जब मैं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर से इसको सप्लाई देता हूँ, तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य 380 से 450 वोल्ट का विभवांतर इसके ऊपर पैदा होता है। कितना होता है, स्टार्टिंग में जब ये धीरे धीरे जब ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य 380 से 450 वोल्ट का विभवांतर पैदा होता है। जिससे क्या होता है, जिससे ये सोडियम क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। ठीक है, वाष्पित होती है। और नियॉन गैस में क्या होता है, गैस डिस्चार्जिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने लगते हैं। ये क्या छोड़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर डिस्चार्ज होना चालू हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर नियॉन गैस के इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होना प्रारंभ होते हैं और सोडियम गैस के जो परमाणु होते हैं वो आपस में तीव्र गति से टकराते हैं। टकराने पर क्या होता है, तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। और यहाँ पर ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये जो नली दिख रही है, इसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश इस निर्वात में फैलता है और इस ट्यूब के माध्यम से ये प्रकाश बाहर की ओर आता है। ठीक है, तो 380 से 450 वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर स्टार्टिंग पैदा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर गैस डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु के बीच में जब टकराव होता है, तब जाके इसमें यहाँ पर रोशनी हमें मिलती है। देखिए ये प्रक्रिया एकदम नहीं होती है। इस प्रक्रिया को स्टार्ट होने में या इस ये जो आपका लैंप है, इसको पूर्ण प्रकाशित होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, लगभग 10 से 15 मिनट का समय इस लैंप को पूरी तरह से चालू होने में लगता है। अब देखिए जैसे ही ये पूर्ण तरीके से चालू हो जाता है, यानी कि ये पूर्ण तरीके से ये पूरी यहाँ पर प्रक्रिया हो जाती है और ये अपना पूर्ण प्रकाश जब देने लगता है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है हाई रिएक्टेंस वाला, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो ये आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर 380 450 दी थी हमने, ये घटकर कितनी पहुंच जाती है, 110 वोल्ट पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है, 110 वोल्ट। किसके कारण, ये हाई रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर कारण इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो 380 450 से घट करके सीधा 110 पर पहुंच जाती है। ठीक है, और इन सब प्रक्रिया में क्या होता है, पावर फैक्टर का लॉस भी होता है। किसका लॉस होता है, पावर फैक्टर का लॉस होता है। ठीक है, इस पावर फैक्टर की क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि इस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में होने वाले पावर फैक्टर की क्षति को पूरा करता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या होता है, ये होता है सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, वेपर का मतलब होता है वाष्प, तो सोडियम वाष्प बनती है इसमें। ये जो लैंप होता है इसको क्षैतिज अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मान के चलिए मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा कर दूंगा तो जो सोडियम के जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, ये वाष्प बने, मतलब ये लिक्विड के रूप में आ जाते हैं, और लिक्विड में रूप में आने के कारण ये सब एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं या इस नली के माध्यम से बाहर भी आ सकते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये लैंप खराब भी हो सकता है। और सोडियम क्या होता है? सोडियम आग ये दहनीय पदार्थ, यानी इसमें आग लगती है, इस सोडियम में क्या लगती है? आग। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए बाहर आया, वायु के संपर्क में आता है, तो इसमें आग लगने का खतरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए निष्क्रिय गैसें क्यों प्रयोग की जाती है सोडियम के साथ में, क्योंकि देखिए खुली हवा में सोडियम क्या होता है? धुआं हो जाता है ना, क्योंकि अपन जादूगर वगैरह जो जादू दिखाते हैं वो काय का प्रयोग करते हैं? वो इस सोडियम का प्रयोग करते हैं, जो वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, ठीक है। तो वायु में संपर्क में ना आ पाए, इसलिए इसको दोहरी नली के द्वारा इसको कवर किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें हवा जाएगी अंदर, तो ये जो लैंप होगा ये जल जाएगा, इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या होती है। सबसे पहला तो ये है कि ये 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होता है, ठीक है, 10 से 15 मिनट का समय इसको लगता है पूरा चार्ज होने पर, ठीक है। ये लैंप देखिए सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, जो हमारे इंसिडेंस लैंप होते हैं ना, ठीक है, इंसिडेंस लैंप होते हैं वो प्रकाश के साथ में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जो लैंप होते हैं ये गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। गर्म होते भी हैं तो बहुत हल्की मात्रा में गर्म होते हैं, इससे इससे इन लैंपों की जो दक्षता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये लैंप हमें लगभग 40 से 50 ल्यूमेन, कितना? 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट की रोशनी हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए वो जो इंडिकेंस लैंप होते हैं वो हमें लगभग 10 से 20 एम्पियर आखिरी ल्यूमेन प्रति वाट की रोशनी देते हैं, लेकिन ये जो लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ये हमें 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट की रोशनी हमें देते हैं। क्योंकि ये जो देखिए इनका उपयोग हम यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में करते हैं, ठीक है, जहां पर हमें अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है वहां पर हम इन लैंप का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी कार्यकारी घंटे होते हैं लगभग 3500 घंटे होते हैं। कितने कार्यकारी घंटे? इसके लगभग 3500 घंटे तक ये बल्ब अच्छी अपनी सुरक्षित उस पर कार्य करता रहता है, और अधिक तापमान पर भी ये कार्य करता रहता है। तो इसके 3500 घंटे और 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट की हमें ये रोशनी देता है, इसीलिए ये वाले सोडियम वेपर लैंप अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सोडियम वेपर लैंप के बारे में इतनी जानकारी है, जिसमें आपको लगभग ये विमा याद करनी है कि जो स्टार्टिंग जो इनपुट वोल्टेज जो होती है, आउटपुट, वो होती है 380 450, ये अनलोड पर है यानी कि जैसे ही मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो 380 से 450 वोल्ट का यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर पैदा होगा, और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये अपनी पूरी रोशनी पर आ जाएगा, तो वो इनपुट वोल्टेज हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के कारण कितनी बचेगी? 110 वोल्ट बचेगी, ठीक है। और इन सब प्रक्रिया में जो पावर फैक्टर का लॉस होगा उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट के हिसाब से हमें रोशनी प्राप्त होती है। इसकी कार्यकारी वोल्ट कितनी? 3500 घंटे यहाँ पर हमें यहाँ पर इसकी रोशनी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। सोडियम और नियॉन इस नली के अंदर भरा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि नियॉन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने लगते हैं जैसे यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, इसीलिए इनको सोडियम वेपर लैंप कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारा सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, गैस डिस्चार्ज लैंप का ही एक उदाहरण है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसी गैस डिस्चार्ज लैंप के दूसरा जो मरकरी वेपर लैंप होता है उनके बारे में, और आगे जो लैंप हमारे होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए अलग अलग पार्ट्स, इनके एक से अधिक पार्ट्स हमें बनाना पड़ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।